नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कल नामांकन और आज घर घर प्रचार। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। योगी ने प्रचार की शुरुआत गोपाल मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा से की, फिर गुरुद्वारा में मत्था टेका। नामांकन के बाद अपने गढ़ गोरखपुर में पूरे फॉर्म में दिखे योगी। कल पूरे लाव लश्कर के साथ पर्चा भरा और आज घर घर प्रचार के लिए मैदान में उतर गए। वो लोगों के बीच गए, उनसे मुलाकात की, उनसे बातें की। योगी ने द्वार द्वार प्रचार की शुरुआत भगवान के दर्शन से की। सबसे पहले गोपाल मंदिर गए, राधा कृष्ण की पूजा की, उनका आशीर्वाद लिया। पूजा पाठ के बाद योगी रामनगर की गलियों में निकल पड़े। यहां उनके स्वागत में लोग उमड़ पड़े। अपने नेता को करीब पाकर लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। योगी सिख समुदाय से भी मिले। एक सिख परिवार के घर गए, परिवार के लोगों से मिले। सिख परिवार से आशीर्वाद लेकर सीएम योगी मत्था टेकने गुरुद्वारा पहुंचे। गोरखपुर में सिख आबादी ज्यादा नहीं है, लेकिन सिखों के बीच जाकर उन्होंने संदेश बढ़ा दिया है। वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं। हर माता, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। ये हम सब के लिए एक अवसर है। 5 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस दृश्य बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। न केवल सुरक्षा का एक वातावरण मिला है, बल्कि हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गोरखपुर योगी का गढ़ है, कर्मभूमि है। 26 साल की उम्र में ही वो यहां से सांसद चुने गए, फिर तो जीत का सिलसिला ही चल पड़ा। अब पहली बार विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी पार्टी को फिर से सत्ता में लाने की है। के घर में वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने काम को बता रहे हैं, क्योंकि यूपी के चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर पहली बार है जब मुख्यमंत्री मौजूद है। और कहीं ना कहीं आज उनकी जो उपस्थिति है वो इसीलिए जरूरी हो जाती है, क्योंकि गोरखपुर में जो काम हुए हैं, चाहे एम्स बना हो, फर्टिलाइजर बना हो, यहाँ पे सड़कों के निर्माण की बात होती है, और गुंडा राज पर कंट्रोल करने का जो नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है, उसकी एक तरीके से स्वीकार्यता कितनी है वो पूछने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं। अभिषेक मिश्रा, गोरखपुर, आज तक। गोरखपुर में सिख वोटरों की संख्या इतनी नहीं है कि वो हार जीत तय करें, लेकिन उनके बीच जाकर सीएम योगी ने बड़ा संदेश दिया। गोरखपुर में सिख समुदाय मतदाताओं के साथ आज तक ने खास बातचीत की, सुनिए। ये बताइए कि मुख्यमंत्री आज पहुंचे थे, क्या विषय थे, क्या बातचीत हुई, किन चीजों पर आज उनका पूरा फोकस? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी से सिख समाज के यहाँ 3 गुरुद्वारा साहब हैं, गुरुद्वारा मोहद्दीपुर साहब, गुरुद्वारा पैडलेगंज, गुरुद्वारा जटाशंकर साहब, उनके प्रधान साहब और पंजाबी समाज से, गोपाल मंदिर से, इन सबके से एक संवाद का कार्यक्रम यहाँ आयोजित था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः जो उनके सरकार के द्वारा कृत्य किए गए हैं, तो उनका ध्यान, हम लोग को ध्यान आकृष्ट कराया। वास्तव में जितना हम लोग को सम्मान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है,
सबसे पहले पूरे भारत में साहिबजादा दिवस घोषित करके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों की शहादत को नमन करने का कार्य जो किया है, तो सिख समाज उनके लिए आभारी है। विपक्ष कह रहा है कि सिख समुदाय की नाराजगी है बीजेपी सरकार से। लखीमपुर में जो हुआ तमाम घटनाएं, आपको लगता है कि किस तरीके का कुछ है माहौल? सर, विपक्ष का काम ही है अपोजिट बोलना, लेकिन हम लोगों को देखना है कि सबका साथ सबका विकास, जो योगी जी ने विकास किया है। आपको लगता है कि कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है, सिर्फ उसमें अपोजिट तत्व शामिल हैं, इसलिए उसको हाईलाइट किया गया है। आप बताएं, सिखों के मुद्दे पर रंजीता रहे हैं? जी बिल्कुल रहे हैं। जो योगी जी ने जो भी सिखों के लिए किया है वो बहुत उनका लाभ, शुभकामनाएं उनको। ये इतने सालों से हम लोगों की मांग थी, 4 साहिबजादा दिवस उन्होंने घोषित किया। सीएम आवास पे कभी भी प्रकाश उत्सव नहीं मनाया जाता था, उसको मनाया गया। हम सिखों की प्रॉब्लम को वो अच्छे से सुनते हैं, उसका निस्तारण करते हैं। एक जो विपक्ष का लगातार सवाल था कि लखीमपुर की घटना को लेकर के किसान आंदोलन लंबा चला, तमाम जितने लोग थे सिख समुदाय से लेकर जाट समुदाय के जुड़े थे, आपको लग रहा है कि इन चुनाव में उसका असर दिखेगा? इस चुनाव में उनका असर नहीं दिखेगा। सिख संप्रदाय वो चीज भी देखता है, लेकिन उसके साथ जो भाजपा सरकार योगी महाराज जी ने सिख संप्रदाय के साथ शुरू से किया हुआ, सिख संप्रदाय उसको भी नहीं भूला है। आज आजादी के बाद पहली बार सिख संप्रदाय को ये पता चला है कि वो भी अल्पसंख्यक समुदाय से है, उसको भी जो सुविधाएं मिलती हैं वो भाजपा सरकार के योगी महाराज की सरकार में यूपी के सिख समुदाय को मिली है। आज तक हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। आज तक जो भी फंड आते थे वो मस्जिदों के निर्माण में जाते थे, कब्रिस्तानों में जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार है। विकास के मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग 300 का आंकड़ा फिर हम क्रॉस करने जा रहे हैं। विपक्ष तो पूरा मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा नहीं है। उनके राज में जो गुंडे माफिया यहाँ पे पल रहे थे वो उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए हैं। निश्चित रूप से योगी जी की सरकार पुनः बनने जा रही है। क्या समाज जुटा हुआ है या एक है? क्या बीजेपी का काम दिख रहा है यहाँ पर? ऐसा है कि कई जगह दिखता है, जो दिखता है वो बिकता भी है। इनका अगर दिखता है तो वोट मिलेगी। गोरखपुर की भी तस्वीर बदली है 5-6 सालों में यहाँ का। हाँ, गोरखपुर में डेवलपमेंट हुआ है। गोरखपुर में डेवलपमेंट हुआ है, रोडें बनी है, सड़कें बनी है, लेकिन मेन जो युवाओं का जो मेन चीज है रोजगार, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सीधे आपको लिए चलते हैं हापुड़, जहां जेपी नड्डा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। पास के ही नोएडा की बात करूं, जेवर की बात करूं, आज उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर का एयरपोर्ट बन रहा है, 2024 तक फर्स्ट फेज पूरा हो जाएगा। लगभग 10,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वें नंबर का एयरपोर्ट बन रहा है। ये भी हमको याद रखना। और ये एयरपोर्ट, याद रखना मित्रों, ये एयरपोर्ट नहीं है, ये विकास का माध्यम है, ये ग्रोथ इंजन का माध्यम है, उत्तर प्रदेश की खुशहाली लाने का माध्यम है। इसमें लगभग 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यह भी हमको याद रखना चाहिए। कुशीनगर का एयरपोर्ट बन गया, उसी तरीके से अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, काशी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। यानी छोटी सी अवधि में 5 एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो गए हैं। यह भी हमको ध्यान रखना है। एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो लखनऊ से गाजीपुर, बुंदेलखंड से इटावा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इटावा से चित्रकूट, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे गोरखपुर से आजमगढ़, और गंगा एक्सप्रेस वे जो 594 किलोमीटर का है बनेगा। 6 लेन होगा, 37,350 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। और यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, उन्नाव से प्रयागराज को जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे बनेगा। मैं बताना चाहता हूं, ये एक्सप्रेसवे नहीं है, ये 4 लेन नहीं है, ये 6 लेन नहीं है, ये विकास की गंगा है, ये विकास का माध्यम है। इसको भी याद रखना चाहिए। एक नए तरीके से उत्तर प्रदेश है, बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश। अब बेनीवाल जी हैं, ये हमारे राजेंद्र जी हैं। पहले ये दिल्ली आया करते थे ना, तो बोलते थे हमें 6 घंटे का टाइम दीजिएगा, 6 घंटे का टाइम दीजिएगा बुलाने के पहले। आजकल बोलते हैं आप सुबह फोन कर दीजिएगा, मैं घंटे 2 में आ जाऊंगा। मैंने कहा कैसे आ जाऊंगा? एक्सप्रेस वे पकड़ूंगा और आ जाऊंगा। अब ये एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं और आ जाते हैं। यह है अंतर, यह है फर्क। इसको समझिए। यह है विकास की बात जिसको हमको आगे याद रखना है। 3 दिन पहले केंद्र का बजट आया,
60 लाख नौकरियों का एम्प्लॉयमेंट की जनरेट होगा सिर्फ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के माध्यम से। 60 लाख प्रोडक्शन की दृष्टि से होगा। उसी तरीके से एक साल के अंदर 25,000 किलोमीटर की सड़क बनेगी और 20,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। उसी तरीके से हमारे यहां 2.5 लाख करोड़, ये 1,63,00,000 किसानों के लिए इस यूनियन बजट में पैडी और वीट इसको खरीदने के लिए, एमएसपी देने के लिए इसकी भी व्यवस्था की गई है। हर घर जल पहुंचे, इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए रखा गया है और 80 लाख रुपए नए घर बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए भी रखा गया है। इसको तो जहां एक तरफ देखिए सत्ता पक्ष यानी जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाने में जुटे हुए हैं, वहीं विपक्ष भी अपने मोर्चे को मजबूत करने में जुटा है। अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने आज ताजनगरी अलीगढ़ में मोर्चा खोला। दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर योगी सरकार पर हमलों की बारिश कर दी। इन्वेस्टमेंट के बहाने लगभग 4.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था। वो एमओयूज कहां हैं? क्या कोई नया उद्योग कारखाना लगा? मुझे याद है जिस समय ओम प्रकाश राजभर जी और हम लोगों ने सहयोगी दल ने पहली मीटिंग की थी मऊ जिले में, उसी समय तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद करके उसमें कुंडी लगा दी गई है और अलीगढ़ के लोग ताले लगाने का काम करेंगे। जब से आरएलडी और समाजवादी संघ आए हैं पश्चिम में, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग करेंगे। ये कानून व्यवस्था का जो ढोंग जो प्रचार कर रहे हैं, इनकी कानून व्यवस्था हमने बहुत बार देखी है। हाथरस की बेटी को किस तरीके से उसके परिवार के लोग न्याय चाहते थे, सम्मान के साथ दाह संस्कार करना चाहते थे। इस सरकार के लोगों ने क्या किया बाद में? सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल यह है कि यहां पर रोजगार और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये गर्मी निकालना चाहते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी निकलेगी। जवान जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस भर्ती के लिए नौकरी निकलेगी। यूपी की सियासी गर्मा गर्मी आसमान पर है। गर्मी निकालने की धमकी भी दी जा रही है तो गर्मी की चर्बी निकालने वाले बयान भी दिए जा रहे हैं। अब तो बात कंप्रेसर किसान और युवाओं तक जा पहुंची है। यहां किसान बैठे, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बड़ी चर्चा होती। वैसे अपने समय मैंने जमकर कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लोगों का धान खरीदा था जब मैं मुख्यमंत्री था, और हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। योगी जी ने भी यही किया। और आपको बतलाना चाहता हूं, कोई शंका पैदा करता है तो उसके बहकावे में मत आइए। पहली तारीख को जो बजट पेश हुआ है उस बजट को उठाकर देख लीजिए, उसमें क्या लिखा है। 2,37,000 करोड़ रुपया केवल धान और गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए तय किया गया है। हमारी सरकार बन जाएगी तो जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो विशेषाधिकार प्राप्त है हम उसको समाप्त कर देंगे। अब जो राज्य हिंदुस्तान के, जो दर्जा हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है वही दर्जा का जम्मू कश्मीर का है। अब हमको संसद में इसके पहले बहुमत ऐसे मिला नहीं था जैसा इस समय मिला, और आपने देखा हमको संसद में बहुमत मिला और चुटकी बजाते हुए धारा 370 हम लोगों ने समाप्त किया। वैसे ही हम लोगों ने कहा था नागरिकता कानून पास करेंगे जिस दिन संसद में बहुमत मिल जाएगा। ओवैसी पर हमले के मामले में नए खुलासे हुए हैं। एफआईआर की कॉपी आज तक के पास है और इसमें दावा किया जा रहा है कि सचिन ने मेरठ के रहने वाले एक शख्स आलिम से पिस्तौल ली, लेकिन उससे अपना इरादा नहीं बताया था। हथियार मुहैया कराने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को भी हिरासत में लिया।
सचिन ओवैसी के भाषणों से नफरत करता था और उनका कत्ल करना चाहता था। उसने गोली भी कत्ल के इरादे से ही चलाई थी, लेकिन सचिन के मुताबिक ओवैसी नीचे झुक गए। सचिन के मुताबिक कई दिन से हत्या की साजिश रचा जा रहा था। कई सभाओं में गया वो, लेकिन भीड़ के कारण मर्डर नहीं कर पाया। मेरठ में भी वो ओवैसी की मीटिंग में गया, लेकिन गोली नहीं चला पाया। इसके बाद बिलखुआ टोल पर यह हमला किया गया है। आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं? आखिर ये कौन लोग हैं? मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। 2 दिन पहले ओवैसी की कार पर गोलियां चली। गाजियाबाद के झजारसी टोल प्लाजा पर गाड़ी की रफ्तार कम होते ही 2 हमलावरों ने फायरिंग की। आज ओवैसी फिर से प्रचार के लिए तैयार है। हमले वाले जगह से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर लोनी में ओवैसी रैली करने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने आखिरी वक्त में रैली की इजाजत वापस ले ली। आज यूपी में ओवैसी की 3 रैलियां थी। लोनी की रैली रद्द हो गई। छपरौली और गढ़मुक्तेश्वर में प्रचार जारी रहेगा। हाँ, जाएंगे। ये सुरक्षा फराहम करना हमारी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप गोली से किसी की आवाज को दबाएंगे तो वो ना देश के लिए अच्छा है, ना पार्लियामेंटेरियंस के अच्छा है, बल्कि ये रेडिकलाइजेशन अनार की तरफ लेके जाएगा। गोलीकांड के बाद सियासत गरमाई हुई है। बात संसद तक पहुंची तो सरकार ने ओवैसी को जेड सुरक्षा दी, लेकिन ओवैसी सुरक्षा लेने को तैयार नहीं है। जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए। इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे। मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। हमले के घेरे में योगी की सुशासन भी आ गई। अखिलेश ने पूछा, अपराधी सूबे से भाग गए तो हमलावर कौन थे? हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और अगर ये हिंसा हुई है तो आखिरकार इसके पीछे दोषी कौन है, कारण क्या है? दोषी पकड़े गए हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों की मंशा क्या थी ये भी साफ आना चाहिए। और ये लोग तो दावा करते थे कि अपराधी भाग गए, तो अगर अपराधी भाग गए तो ये हमला किसने किया? चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो या वर्कर हो, उसकी सुरक्षा पर किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, क्योंकि हमारे भी कई एमपीज हैं, उनके साथ भी इस तरह की घटनाओं की जानकारी आई है, क्योंकि आपको मालूम है चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के आधार पर ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी काम करता है। तो इसलिए जो भी इस तरह के जो क्रिमिनल एक्ट हैं उनको गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करता है और कर रहा है। सरकार बोल रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। अब तक 2 हमलावर पकड़े गए। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इतने साल में कभी उनके ऊपर हमला नहीं हुआ, खुलेआम घूमते रहे। तो वो भी थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझ लेनी चाहिए, कैसे और क्यों। ओवैसी पे हमले को राजनीति मानते हैं? मैं मानता हूं। जिसने भी किया है या करवाया है उसका कोई ना कोई मकसद है। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो पुलिस करेगी, बाद में निकलेगा, लेकिन जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत ए टीम बी टीम का साझा समझौते की फायरिंग है। और देखिएगा जब जांच होगी तो यही निकलेगा। पुलिस हमले को कट्टर सोच से जोड़ रही है। अभी तक की पूछताछ के हिसाब से ये जो लड़के हैं, ये सांसद जी के जो एक धर्म विशेष के प्रति जो उनका भाषण इत्यादि देने की शैली है उससे आहत थे, तथा इसी कारण से ये घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है।
सांसद जी के प्रतिनिधि के कहने पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। यूपी में पहले चरण का चुनाव 10 तारीख को होना है। उससे 7 दिन पहले हमला हुआ है। हमला भी पश्चिमी यूपी में हुआ है। यही वजह है कि इस हमले के आपराधिक के साथ साथ सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा, गाजियाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। सीधे आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। प्रो प्लेनेट पीपल एक ऐसा मूवमेंट है जो क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए हर कम्युनिटी को, हर इंडिविजुअल को क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ता है। ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत सरकार के एक्शंस में भी ये रिफ्लेक्ट होता है। बीते सालों के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए इस साल के बजट में क्लाइमेट एक्शन को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई है। ये बजट हर स्तर पर, हर सेक्टर में ग्रीन फ्यूचर के भारत के कमिटमेंट्स को प्रोत्साहित करने वाला है। साथियों, क्लाइमेट और दूसरे फैक्टर्स के कारण भारत की एग्रीकल्चर के सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने में भारत के प्रयासों से आप सभी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस भली भांति परिचित हैं। आप में से ज्यादातर लोग ये भी जानते हैं कि भारत में 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं। हमारे यहां वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं भी होती हैं। यानी हमारे पास एग्रीकल्चर से जुड़ा बहुत विविधता भरा और बहुत प्राचीन अनुभव है। इस अनुभव का लाभ विश्व के अन्य देशों को भी मिले, इसके लिए इक्रिसेट जैसी संस्थाओं को भी अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। आज हम देश के करीब 170 डिस्ट्रिक्ट्स में ड्राउट प्रूफिंग के समाधान दे रहे हैं। क्लाइमेट चैलेंज से अपने किसानों को बचाने के लिए हमारा फोकस बैक टू बेसिक और मार्च टू फ्यूचर दोनों के फ्यूजन पर है। हमारा फोकस देश के उन 80% से अधिक छोटे किसानों पर है जिनको हमारी सबसे अधिक जरूरत है। इस बजट में भी आपने नोट किया होगा कि नेचुरल फार्मिंग और डिजिटल एग्रीकल्चर पर अभूतपूर्व बल दिया गया है। एक तरफ हम मिलेट्स, मोटे अनाज का दायरा बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, केमिकल फ्री खेती पर बल दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोलर पंप से लेकर किसान ड्रोन्स तक की खेती में आधुनिक टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 वर्ष के लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए हमारे विजन का ये बहुत अहम हिस्सा है। साथियों, बदलते हुए भारत का एक महत्वपूर्ण पक्ष है डिजिटल एग्रीकल्चर। यह हमारा फ्यूचर है और इसमें भारत के टैलेंटेड युवा बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं।
डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। क्रॉप असेसमेंट हो, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हो, ड्रोन के माध्यम से इंसेक्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स की स्प्रेइंग हो, ऐसी अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। किसानों को सस्ती और हाई टेक सर्विस देने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च से जुड़े इकोसिस्टम्स और प्राइवेट एग्रीटेक प्लेयर्स के साथ मिलकर के काम हो रहा है। सिंचाई के अभाव वाले इलाकों में किसानों को बेहतर बीज, ज्यादा पैदावार, पानी के मैनेजमेंट को लेकर आईसीएआर और इक्रिसेट की पार्टनरशिप सफल रही है।